बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 21 मुलाहिज़ा फरमाएं। शाही शानी और शीरी के दरमियान होने वाली ये इंकिशाफ अंगेज गुफ्तगू मज़ीद जारी रहती कि अचानक कोठी के मेन गेट की तरफ शोर सुनाई दिया। मासी ज़ैनब किसी से झगड़ रही थी। शीरी और शानी ने एक साथ उठकर खिड़की से नीचे झांका। शानी को अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ। कोठी के मेन गेट पर पुलिस मौजूद थी। एक पुलिस मोबाइल गेट के एन सामने खड़ी थी। 2 राइफल बरदार गाड़ी के करीब पाए जाते थे जबकि बाकी गेट पर थे। तो क्या ये लोग रुस्तम को ढूंढते हुए पहुंच गए हैं? ये सवाल एक मेघ की तरह शानी के दिमाग में पेवस्त हो गया। शीरी का चेहरा भी मुतगय्यर था। वो कुछ कहे सुने बगैर तेजी से नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद शानी ने उसे गेट पर पुलिस वालों से बहस करते देखा। शीरी का चेहरा सुर्ख था। वो बड़े एतमाद से और ठोस अंदाज में बोल रही थी। पुलिस अफिसर जो इंस्पेक्टर था कुछ दबा हुआ नजर आने लगा। आवाजें शानी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। बैर तो उसे अंदाजा हो रहा था कि पुलिस पार्टी घर की तलाशी लेना चाहती है। इंस्पेक्टर के हाथ में एक कागज था जो वो बार बार शीरी के सामने लहरा रहा था। जैसा कि बाद में मालूम हुआ ये सर्च वारंट था। शीरी ने एक बार उस वारंट पर नजर डाली और उसे बेपरवाही से वापस इंस्पेक्टर के हाथ में थमा दिया। कुछ देर तक ये तकरार जारी रही। आखिर पुलिस इंस्पेक्टर शीरी और मासी ज़ैनब को धकेलता हुआ घर में दाखिल हो गया। उसके माथे अदबी भरा मारकर अंदर घुस आए। शानी की टांगों से जान निकल गई। वो डेरेस से निकलकर तेजी से उस कमरे तक पहुंची जहां रुस्तम बहवे ख्वाब था। कमरे का दरवाजा खुला था। वो सीधी अंदर चली गई। रुस्तम सीधा लेटा हुआ था। वो सफेद शलवार कमीज में था। कुशादा छाती का जीरो बम बता रहा था कि वो सो रहा है। शानी ने झुंझोड़कर उसे जगाया। रुस्तम उठो, पुलिस आई है। रुस्तम सुर्ख आंखों के साथ उठकर बैठ गया और हैरत से शानी को देखने लगा। रुस्तम नीचे पुलिस वाले आए हैं। वो थोड़ी देर में ऊपर पहुंच जाएंगे। पर मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए आए हैं। रुस्तम ने अपने ख्वाबीदा ज़हन को चंद सेकंड में संभाल लिया और उठकर खड़ा हो गया। उसके तकिए के नीचे भरा हुआ पिस्टल मौजूद था। उसने पिस्टल कमीज के नीचे उड़सा और खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की से नीचे सेन का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। यहाँ 2 पुलिस वाले नजर आए जो मासी ज़ैनब से एक दरवाजे का बंद ताला खुलवा रहे थे। अब क्या होगा रुस्तम? शानी ने खुश होंठों पर जबान फेरी। आप बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होगा। रुस्तम के लहजे में बला का एतमाद और सुकून था। मेरा ख्याल है कि तुम छत पर जाकर साथ वाली छत पर कूद जाओ, कहीं छुपने की जगह मिल जाएगी। वो बोला, पहले ये तो पता चले कि ये खबीस यहाँ आए किस लिए है। वो बदस्तूर मुतमईन था। शानी को उसके इत्मीनान पर हैरानी थी और उसके साथ ही उसके आसाब की गैर मामूली मजबूती का एहसास हो रहा था। रुस्तम का एतमाद देखकर शानी की अपनी खलचल भी कम होगी। रुस्तम पर्दे की ओर से बगौर से इनका जायजा ले रहा था। उसकी कमीज के नीचे पिस्तौल का उबार शानी की धड़कनें तेज कर रहा था। कुछ ही देर बाद भारी बूटों की आवाज सीढ़ियों पर सुनाई देने लगी। वो लोग ऊपर आ रहे थे। शानी ने करा कर कहा, रुस्तम तुम कहीं इधर उधर हो जाओ। बीबी, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए आए हैं। हो सकता है कि मामला कोई और हो। इससे पहले कि शानी अपनी बात पर इसरार करती, रुस्तम ने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी और लाइट ऑफ कर दी। चंद सेकंड बाद पुलिस वाले बालाई मंजिल पर दंदनाने लगे। वो धड़ धड़ से दरवाजे खोल रहे थे, चीजों को बेपरवाही से उलट पलट रहे थे। गाये बगाए शीरी की एहतजाजी आवाज भी सुनाई दे जाती थी। वो अभी तक पुलिस एहलकारों से उलझ रही थी। शानी को लगा कि सर्दी के बावजूद इसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया है। वो रुस्तम दीवार से लगे खड़े थे। चंद सेकंड बाद एक भारी भरकम आवाज आई, ओए यशमत अली, तुम उधर गैलरी टेरेस में देखो और नियाज तुम मेरे साथ आओ। यकीनन ये करख्त आवाज पुलिस इंस्पेक्टर की थी। चंद ही सेकंड बाद उसके कमरे का दरवाजा धड़ धड़ बजने लगा जिसमें शानी और रुस्तम मौजूद थे। ओए कौन है अंदर? दरवाजा खोलो, इंस्पेक्टर की मुश्तइल आवाज उभरी। रुस्तम बेहरकत खड़ा रहा। उसने ऊँटों पर उंगली रखकर शानी को भी खामोश रहने का इशारा किया। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने लगा और गालियां बकने के बाद इंस्पेक्टर और 2 सिपाही आगे बढ़ गए। वो दूसरे कमरों में ताका झांकी करने लगे। सिर्फ एक हवालदार खिड़की के सामने मौजूद था। खिड़की अध खुली थी। हवालदार ने जाली से चेहरा लगाया और कमरे के अंदर झांकने लगा। कमरे में तारीकी और बाहर रोशनी थी। वो हवालदार को साफ देख रहे थे मगर हवालदार को अंदर देखने में दुश्वारी पेश आ रही थी। वो दोनों दीवार से लगे खड़े थे। अगर इस मौके पर वो जरा भी हरकत करते तो शायद हवालदार उन्हें देख लेता। कम अज कम रुस्तम तो जरूर नजर आ जाता क्योंकि वो खिड़की से ज्यादा करीब था। ये रुस्तम का बेपनाह एतमाद ही था कि वो इस मौके पर भी बिल्कुल पुरसुकून था और उसने जरा सी जुम्बश भी नहीं की। हवालदार ने नाकाम होकर चेहरा खिड़की से पीछे हटाया। गालबन उसने तसव्वुर कर लिया था कि दरवाजा अंदर से बंद नहीं बल्कि बाहर से मुकफ्फल किया गया है। शानी को खुशगवार हैरत हुई जब उसने महसूस किया कि पुलिस वाले घरेलू सामान को उलट पलट करने के बाद वापस जा रहे हैं। रुस्तम ने ओले से कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि वो हमारे लिए नहीं आए। शानी ने इस बात में सारी लाया। इस मौके पर वो बुरी तरह चौंक गई। उसे पता ही नहीं चला था कि कब उसके हाथों ने रुस्तम का बाजू थाम लिया था। शानी के हाथों की सख्त गिरफ्त रुस्तम की उंगलियां बाजू पर कूनी के करीब मौजूद थी। अपनी नाजुक हथेलियों के नीचे उसे दसों का उबार और बालों की सरसराहट महसूस हुई। इस मर्दाना लम्स ने एक लम्हे में उसे खुजल कर दिया।
उसने धीरे से अपने हाथ पीछे हटाए। यकीनन पुरंदेश लम्हात के बावजूद रुस्तम ने भी इस लम्स को महसूस किया था। उसकी निगाहें झुकी हुई थी। पुलिस पार्टी अब निचली मंजिल पर थी। शानी ने देखा कि एक लोडर पर 3 भारी भरकम मोटरसाइकिलें लादी जा रही थी। ये वही मोटरसाइकिलें थी जो आज ही शानी ने जावर के खास कमरे में देखी थी। इन मोटरसाइकिलों के अलावा चंद राइफलें और शराब की खाली बोतलें भी वगैरह लोडर पर बार की जा रही थी। शीरी पास ही मौजूद थी और मोबाइल फोन उसके कानों से लगा था। यकीनन वही सूरत-ए-हाल के हवाले से जावर से राब्ता करने की कोशिश में थी। 15-20 मिनट बाद पुलिस वाले सामान समेत कोठी से रवाना हो गए। जाते हुए उन्होंने जावर के घरेलू मुलाजम लियाकत को भी गाड़ी में बिठा लिया था। पुलिस की रवानगी के बाद शानी और रुस्तम नीचे आ गए। शीरी अब बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही थी। यूं लगता था कि जो कुछ हुआ उसके बारे में वो कुछ ज्यादा फिक्रमंद नहीं है। वो बरामदे में बैद की आरामदेह कुर्सी पर बैठी टेट्रा पैक जूस पी रही थी। रुस्तम ने उससे पूछा, ये वही बारी वाला मामला तो नहीं? उसी कुत्ते को खारिश हो रही है, शीरी ने कड़वे लहजे में तायद की। लगता है कि उसके दिमाग के कीड़े झाड़ने ही पड़ेंगे, रुस्तम ने पुरसोच अंदाज में कहा। पुलिस अफसर से दक्कम पेल में शीरी के हाथ की पूंछ से मांस छिल गया। वहां खून की सुर्खी नजर आ रही थी। चोट देकर शानी बेताब हो गई। शीरी को उठाते हुए कहने लगी, आओ मेरे साथ, तुम्हें दवा लगाऊं। वो उसे कमरे में ले आई और अपने बैग में से बैंडेज का सामान निकाल लिया। शीरी के हाथ पर पट्टी करते हुए उसने पूछा, ये बारी कौन है? एक है बदखसलत, वो बोली, जावर के पुराने दोस्तों में से है। उसके पेट में हर वक्त इस बात के मरोड़ उठते हैं कि जावर ने बदमाशी टोले से अलग होकर घर क्यों बसाया है। पहले तो प्यार मोहब्बत से उसे अपने डब पर लाने की कोशिश करता रहा, नाकाम होकर गुंडा गर्दी पर उतर आया। बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा है, ऊपर से कोई मामा चाचा पुलिस के बैग में भी है। आजकल वो मोटरसाइकिलों पर अपना दावा कर रहा है। क्या मतलब? आपने जो BMW मोटरसाइकिलें देखी हैं, ये काफी महंगी हैं। ये 2-2.5 साल पहले जावर ने अपनी जेब ही से खरीदी थी। कस्टम और दीगर वाजबात सब अपनी जेब से अदा किए थे। उस वक्त जनाब का दिमाग कुछ छिला हुआ भी था। ये 4 अदद मोटरसाइकिलें जनाब ने अपने खास दोस्तों को मुफ्त दे दी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों की मलकियत ही हो गई। ये मोटरसाइकिलें सवार टोला काफी अरसे तक रावलपिंडी इस्लामाबाद की सड़कों पर उदम मचाता रहा है। जावर भी उनमें शामिल था। 1.5 साल पहले जब जावर की अकल दाढ़ निकली और उसने अपना चलन बदला तो सब कुछ बदल गया। जावर ने बारी और बाकी 2 दोस्तों से मोटरसाइकिलें भी वापस ले ली, क्योंकि उसे मालूम था कि इन मोटरसाइकिलों पर क्या क्या खरमस्तियां होती हैं। अब बारी ने जावर को परेशान करने का ठेका लिया हुआ है। हर 8वें-10वें रोज पुलिस किसी न किसी बहाने से दरवाजा खटखटा देती है। आज वो लोग मोटरसाइकिलें ही उठाकर ले गए हैं। ये तो काफी संजीदा मसला हो गया। नौकर को भी ले गए हैं। शीरी मुस्कुराई, आप फिक्रमंद ना हो, आप अभी जावर को ठीक से जानती नहीं है। वो अपने पंजाबी का मुहावरा तो सुना होगा, सांप को सांप लड़े तो जहर किसको चढ़े। जावर जब अपने खास मूड में आता है तो कुछ कम जहरीला नहीं होता। वो बारी जैसे लोगों से निमटना खूब जानता है। 1-2 दिन में वो सब ठीक कर लेगा। शीरी ने 1-2 दिन का कहा था, मगर शानी ये देखकर हैरान रह गई कि अगले ही रोज दोपहर से पहले तीनों ड्यूएकल मोटरसाइकिल से एक प्राइवेट लोडर पर वापस आ गई। लाइसेंस शुदा राइफलें और दीगर सामान भी जैसे गया था वैसे ही पलट आया। मुलाजिम लियाकत रात ही को वापस आ गया था। सामान वापस आने के बाद शीरी और जावर में खूब लड़ाई हुई। शीरी बोली, देखो तुम्हें अपने वाहियात सामान की कितनी फिक्र है। इसे 24 घंटे भी थाने में नहीं रहने दिया। पिछले महीने जब यही कमीने पुलिसिये तलाश के बहाने मेरी सिंगार मेज तोड़ गए तो तुमने उसकी मुरम्मत तक नहीं करवाई। वो इसलिए कि तुम खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत कि तुम्हें सिंगार और सिंगार मेज की जरूरत ही नहीं। जावर ने झट से जवाब दिया, वो सिंगार मेज मेरे जहेज की थी और मेरे जहेज की हर चीज तुम्हारे नजदीक गैर अहम है, बेकार है। लेकिन जहेज वाली तो गैर अहम नहीं है ना, जावर शरारत से बोला। दिन के वक्त वो भी गैर अहम है, शीरी गुस्से में कह गई। चलो आज साबित कर देते हैं तुम किसी भी वक्त गैर अहम नहीं हो, वो अपनी जगह से उठते हुए बोला। मफहूम समझकर शीरी शर्म से शुरू हो गई। जावर फौरन बदलते हुए कहने लगा, अब आज दिन दिहाड़े तुम्हें शॉपिंग करवाते हैं और खूब करवाते हैं। अगर चाहो तो शानी साहबा को भी साथ ले चलो, आज का सारा दिन तुम्हारे नाम। बहुत शुक्रिया, हमें जाना होगा तो खुद चली जाएंगी। शीरी ने अपनी खूबसूरत नाक चढ़ाई और पांव पटकती हुई किचन की तरफ चली गई। जावर ने मस्कीन सूरत बनाकर शानी को मुखातिब किया, देखें जी, इसे जितनी तकलीफ सिंगार बेस टूटने की है, इससे 10 गुना कम भी दिल टूटने की होती तो आज हम एक कामयाब जोड़ा होते। तुम अब भी कामयाब हो, बस शरारती बच्चों की तरह जरा लड़ते हो, शानी ने कहा। रात को शीरी का मूड बिल्कुल बहाल था। जावर ने उसकी जख्मी सिंगार बेस शहर की बेहतरीन फर्नीचर वर्कशॉप में मुरम्मत के लिए भिजवा दी थी। यह बड़ी सुहानी रात थी। पूरी रात का चांद सरेशामी मशरिकी पहाड़ियों से तुलू हो गया था। चीड़ और सफेदे के बुलंद दरख्तों में सरसराती खून हवा बदन को गुदगुदाती थी। शीरी ने हल्के गुलाबी रंग का मदार जोड़ा पहन रखा था। कलाइयों में ताजा मोतिये के गजरे थे। लिबास के नीचे उसका बदन भरपूर था। वो एक चंचल अदा के साथ रात की दहलीज पर थी और उसकी आंखों में वही सरखोशी थी
जो नौबेआता लोगों की आंखों में रात की दहलीज पर पहुंचकर होती है। आंचल ढुलका हुआ और पांव बहके हुए से थे। आमदा सातों का इंतजार, जिनमें खुशगवार लम्स और निशात अंगेज कुर्ब का वादा होता है, अभी सिर्फ 8:30 बजे थे। ख्वाबगाहों में जाने का वक्त बहुत दूर था, लेकिन शीरी की आंखों में अभी से बिस्तर बिछा नजर आता था। हाथों में काफी के कप लिए वो दोनों टेरेस पर आ बैठी। नीचे सरसब्ज लान पर रुस्तम नमाज पढ़ रहा था। सलाम फेरने के बाद उसने जाय नमाज तय की और ऊपर टेरेस की तरफ देखा। फिर वो सीढ़ियां चढ़कर टेरेस पर चला आया। दरवाजे में खड़े होकर उसने शानी से पूछा, बीबी मैं बाजार जा रहा हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दे। नहीं, अभी तो कुछ नहीं चाहिए, शानी ने कहा। वो खामोशी से वापस चला गया। शीरी गहरी नजरों से उसे जाते देखती रही, फिर तवील सांस लेकर बोली, शानी मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है। क्या? रुस्तम भाई, जब आपसे बातें करते हैं तो इनकी नजरें हमेशा झुकी रहती हैं। आप भी इनकी तरफ ज्यादा नहीं देखती। फिर इनका बीबी कहने का अंदाज भी बेहद अजीब है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो बीबी कहते हैं इस तरह कोई और कह नहीं सकता। शानी खामोश रही। शीरी बात जारी रखते हुए बोली, मेरा और जावर का आत्मी फैसला है कि आपसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बगैर किसी सवालों जवाब के समझ में आती हैं, बिल्कुल खुशबू की तरह जो अपने आप फैलती हैं। नजर नहीं आती लेकिन उसके होने से कोई इनकार नहीं कर सकता। शानी समझ गई कि बात किस रुख पर जा रही है। उसने मौजू बदलने के लिए कोई मुनासिब फिक्रा ढूंढना शुरू किया, मगर इसी दौरान में शीरी बोल पड़ी। मैं और जावर अक्सर सोचा करते थे कि वो क्या चीज है जिसने रुस्तम भाई को इतनी जल्दी और इतनी ताकत से बदला। इतना तो हमें भी पता चल गया कि कोई लड़की है। रुस्तम भाई उसकी मोहब्बत में यूं गिरफ्तार हुए हैं कि बाकी सब कुछ भुला दिया है। मगर वो है कौन, कहाँ रहती है, कैसी है? इन सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं था। जावर हालांकि रुस्तम का बेतकल्लुफ दोस्त है, लेकिन उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस बारे में कुछ पूछ सकता। एक दो मरतबा उसने बेतकल्लुफी के इल्जाम में रुस्तम से पूछा भी, लेकिन इतना संजीदा और खुश्क जवाब मिला कि दोबारा उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो नाराजगी दिखाने के सिवा कुछ ना कह सका। दिन गुजरते गए, हमारा तजस्सुस इस बारे में बढ़ता गया। वो कौन है, वो कहाँ है, इस किस्म के बेशुमार सवाल थे। फिर एक दिन पता है क्या हुआ? शानी बस सवालिया नजरों से शीरी की तरफ देख कर रह गई। शीरी बोली, फिर एक दिन रुस्तम भाई आपके साथ इस चार दीवारी में आ गए। कहते हैं कि ऐसे मामलों में खम औरतों की हिस्स तेज होती है। शानी आप यकीन करें, आपकी पहली झलक देखते ही मुझे 100% यकीन हो गया था कि वो आप ही हैं जिसने एक खूनी डाकू और खतरनाक कातिल की काया पलटी है और उसे इंसान बल्कि नहायत अच्छा इंसान बना दिया है। आप इकरार करें या ना करें, इस बारे में कोई बात कहें या ना कहें, लेकिन मैं और जावर अच्छी तरह जानते हैं कि वो आप ही हैं जिसने रुस्तम और इनके कई साथियों की जिंदगियां बदल दी हैं और इस तरह बदली हैं कि लोग देखते रह गए हैं। शीरी की नजरें शानी के बली चेहरे पर जमी हुई थी और वो खामोश बैठी थी, एक गहरे समंदर की मानिंद, ऊपर से बेसदा और अंदर से पुरशोर और मुतलादम। मैं गलत तो नहीं कह रही? शीरी ने होले से पूछा। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बालातर हैं शीरी, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, शानी ने इंतहाई संजीदगी से कहा और उठ खड़ी हुई। चांद उफक से उबर कर काफी ऊपर आ गया था। इसकी रोशनी दूर मारगला की पहाड़ियों पर चमक रही थी। उस रात शानी बहुत देर तक जागती रही। शीरी की बातों ने इसके अंदरूनी इज़्तिराब में इजाफा कर दिया था। वो नादान नहीं थी, वो अपनी तरफ उठने वाली खर नजर का मफहूम समझती थी। वो जानती थी कि वो जो कुछ छुपाना चाह रही है वो छुपने वाला नहीं। पिछले कई दिन से वो मुसलसल अपने और रुस्तम के ताल्लुक के बारे में सोच रही थी। वो जूं जूं सोचती थी, इसके उलझन में इजाफा होता जाता था। रुस्तम के लिए इसके दिल में नर्म गोशा तो मौजूद था और गुजरने वाले हर दिन के साथ ये गोशा वसी होता जा रहा था, मगर इस कैफियत को कोई वाज़ेह शक्ल नहीं मिली थी। बेशक रुस्तम अच्छा लगता था, उसकी मौजूदगी शानी की ढारस बना दी थी। वो जब मौजूद नहीं होता था तो शानी उसके बारे में सोचती थी, लेकिन इस सब के बावजूद वो ये नहीं कह सकती थी कि वो रुस्तम से मोहब्बत करती है। कम अज कम ये शदीद मोहब्बत तो हरगिज़ नहीं थी। ऐसी मोहब्बत जिसके बाद किसी के बगैर जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, जिंदगी बोझ लगने लगती है। एक दो बार उसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ था कि जीवन का रास्ता बेहद सुनसान हो गया है। इस खारदार रास्ते पर दूर दूर तक कोई अपना नहीं है। अगर वो कहीं आगे चलकर रुस्तम का हाथ थाम ले तो शायद इसका सफर आसान हो जाए। लेकिन इसने जब भी ऐसा सोचा, दिल में अजीब सी बेचैनी जाग गई। इसे रुस्तम के कुर्ब के तसव्वुर से खौफ महसूस होने लगा था। वो जानती थी वो इससे बेपनाह मोहब्बत करता है और ऐसी गैर मामूली मोहब्बतों के लिए कुर्ब जहर कातिल होता है। वो इस निहायत नाजुक और लतीफ जज्बे को कत्ल नहीं करना चाहती थी जो इसके और रुस्तम के दरमियान मौजूद था। फिर किसी वक्त इसका ध्यान रुस्तम के मौजूदा हालात की तरफ चला जाता। पुलिस इसके ताकुब में थी। दारपुर के सियाल भी बड़ी तेजी से इसे ढूंढ रहे थे। अगर वो तनहा होता तो कब का कबायली इलाके में रोपोश हो चुका होता, लेकिन अब इसकी वजह से वो यहाँ पिंडी में रोपोश होने पर मजबूर था। मौजूदा सूरत हाल में वो रुस्तम के लिए बोझ की हैसियत रखती थी। वो आज़ादी से हरकत नहीं कर सकता था। इसकी बेहरकती उसके लिए मौत का फंदा बन जाती तो क्या होता? क्या वो रुस्तम को अपनी वजह से नुकसान उठाते देख सकती है?
इस सवाल का जवाब यकसर नफी में होता था। वो अंदर से कांप जाती थी। ऐसे में ज़हन के अंदर ये ख्याल उभरता था कि वो रुस्तम को छोड़कर चुपचाप किसी तरफ निकल जाए। रुस्तम ने इसके लिए कई कुर्बानियां दी थी। अब इसे मुसलसल आजमाइशों में ढाले रखना कहाँ का इंसाफ था। लेकिन फिर फौरन ही दूसरी तरह के ख्याल ज़हन पर हमलावर होते। क्या रुस्तम इसकी अचानक दूरी बर्दाश्त कर लेगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो इसे ढूंढते हुए फिर नारपुर या रंगवाली पहुंच जाए और दुश्मनी की मोहलक आग की नजर हो जाए? इस सोच में बहुत वजन था। अभी थोड़ी देर पहले शीरी ने जो कुछ कहा था वो मजीद खौफजदा कर देने वाला था। शीरी ने सीधे साधे अंदाज में शदीद मोहब्बत का जिक्र किया था जो शानी के हवाले से रुस्तम के दिल में मौजूद थी। शानी जानती थी ऐसे जज्बे बड़े सरकश और बेरहम होते हैं, इंसानों और उनकी जिंदगियों को माचिस की तीलियों की तरह बखेर कर रख देते हैं। कहीं रुस्तम भी तो बिखर कर नहीं रह जाएगा, कहीं इसकी जिंदगी भी तो चिकना चूर नहीं हो जाएगी। ये बड़ा हम सवाल था और इसका जवाब शानी के दिल की गहराई में कब कभी पैदा कर देता था। वह इन तमाम सोचों का एक नतीजा निकालती थी और नतीजा ये था कि वो रुस्तम से दूर चली जाना चाहती है, लेकिन इस तरह नहीं कि वो टूट फूट जाए। किसी वक्त वो बेसाख्ता सोचती कितना अच्छा हो कि रुस्तम की जिंदगी में कोई अच्छी लड़की आ जाए जो इसे संभाले, आनन फानन इसके दिल में बस कर उसे अपने दिल में बसा ले। रुस्तम के जज्बे मोहब्बत की सारी शिद्दतें उस लड़की की तरफ मुंतकिल हो जाएं। वो नादीदा जाल टूट जाए जिसने शानी को जकड़ रखा है, वो आज़ाद होकर किसी अंधे की मंजिल की तरफ हिजरत कर जाए। यूं रुस्तम से दूर जाते उसे ये इत्मीनान हो कि वो अकेला नहीं है। शानी को आजकल खमा वक्त यही लगता था कि वो दो कश्तियों की सवार है। वो रुस्तम से दूर जाना चाहती है और पास भी रहना चाहती है। रात की तन्हाइयों में उसके दिल की कैफियत अजीब हो जाती है। इसे लगता है कि कोई गैर बरीक कशिश उसे अपनी तरफ खींच रही है या फिर कोई और है जो कमरे की तन्हाई में उसके करीब है। इसे किसी के सांसों की बदम आवाज सुनाई देती थी, कानों में चांदी के कड़ों की खड़खड़ाहट गूंजती, ज़हन में एक डराने वाली सोच उभरती, कहीं नगीना तो इसके आसपास मौजूद नहीं है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती और फिर जल्दी उसकी फितरी दलेरी और कुव्वत बर्दाश्त इसके काम आ जाती और वो इस समय वायमे के जाल से निकल जाती। एक शाम शानी टीवी लाउंज में टीवी देखते देखते सो गई। वो सोफे पर नींद दराज थी। अचानक मासी जैनब की आवाज ने उसे जगाया। वो सीधी होकर बैठ गई। क्या बात है मासी जी? शानी ने पूछा। तुमने उस बुरके वाली को देखा है? मासी ने कहा। कौन बुरके वाली? वही जो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई है। मासी ने दबी आवाज में कहा। नहीं, मैं जरा सो गई थी। वो ऊपर गई है रुस्तम के पास। शानी का जहन अभी पूरी तरह बेदार नहीं हुआ था। उसे बासी जैनब की बात समझ नहीं आ रही थी। बासी ने कहा, अभी एक लड़की आई थी, कहती है कि मैं रुस्तम के पिंड से आई हूँ, उससे मिलना है। मैंने उसे ऊपर रुस्तम के कमरे में भेज दिया है। अब वो कहाँ है? आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। मासी जैनब राजदारी से बोली और शानी की उंगली पकड़कर उसे सीढ़ियों की तरफ ले आई। शीरी और जावर दोनों घर में नहीं थे। बासी जैनब के अंदाज ने शानी को परेशान कर दिया था। बासी शानी को खींचती हुई बालाई मंजिल पर ले आई। यहाँ शाम की गहरी तारीकी ने पर फैला रहे थे। मासी ने शायद जानबूझकर कोई लाइट नहीं जलाई। वो शानी को सीधा एक अधखुली खिड़की के सामने ले आई। आंखों के इशारे से उसने शानी से कहा वो अंदर देखे। शानी ने झिझकते हुए अंदर निगाह दौड़ाई। रुस्तम के कमरे का एक तिहाई हिस्सा दिखाई दे रहा था। एक सोफा, एक शीशे की तपाई और दीवार की अलमारी का थोड़ा सा हिस्सा। सोफे पर एक बुर्कापोश लड़की बैठी रो रही थी। उसे खूबसूरत कहा जा सकता था। रोने से उसकी सफेद नाक और आंखें सुर्ख थी। शानी को उसकी शक्ल कुछ शनासा सी लगी। इसी दौरान में कमरे के दूसरे गोशे से रुस्तम की नाराजगी भरी आवाज उभरी। तुम्हारे अलावा और कौन जानता है कि मैं यहाँ हूँ? सिर्फ याकूब, लड़की ने सिर्फ पर जोर देते हुए कहा। और तुम जानते हो कि याकूब के सीने से कोई बात बाहर नहीं निकल सकती। मैं उसके बारे में क्या जानूंगा? मैं तो तुम्हारे बारे में भी कुछ नहीं जानता। पता नहीं तुम कैसी औरत हो, मेरे लिए मुसीबत बन गई हो, तुम भूत बनकर चिमट गई हो मुझसे। लड़की ने आंसू पूंछते हुए कहा, रुस्तम मैं बहुत बदल गई हूँ। तुम्हारे लिए खुद को बहुत बदला है मैंने। जरा मेरी तरफ गौर से तो देखो। क्या तुम्हें मुझ में कुछ नया नजर नहीं आता? लेकिन तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? रुस्तम ने सटपटा कर कहा। बस लगन सच्ची और बंदा कोशिश करे तो खुदा भी मिलता है। अगर कोई तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गया हो तो फिर? रुस्तम के धीमे लहजे में गर्ज थी। नहीं रुस्तम, मैं बड़ी से बड़ी जमानत दे सकती हूँ कि ऐसा नहीं हुआ। अचानक शानी के ज़हन में चमका सा हुआ। इसे याद आ गया कि खूबरू लड़की की शक्ल जानी पहचानी क्यों लग रही है। नारपुर की हवेली में एक रोज दगीना ने अपने चूड़ियों वाले टोकरे के नीचे से एक अखबार निकाला था। उस अखबार में इस लड़की की तस्वीर मौजूद थी। हाँ, ये वही थी, उभरती हुई मारूफ अदाकारा नादिया, जो रुस्तम से मिलने के लिए अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर अचानक नारपुर चली आई थी और 2 रोज हाजी अयाद खान के डेरे पर रही थी। शानी सन्नाटे में रह गई। एक फिल्मी अदाकारा को मेकअप के बगैर सादा से बुरके में देखने का यह पहला इत्तफाक था। वह शक्लो सूरत सी आम घरेलू लड़की नजर आती थी। कोई खास नखरा भी नहीं था, या शायद वाकई उसने खुद को तब्दील कर रखा था। रुस्तम मुझसे कह रहा था, देखो मैं यहाँ तुम्हें 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरे दोस्त का घर है या उसकी फैमिली है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा अभी और इसी वक्त। प्लीज ऐसा मत करो। वो भर्राई हुई आवाज में बोली।
मैं बहुत कुछ छोड़ कर आई हूँ। तो मैंने कहा था छोड़ने के लिए, मैं तुम्हारे किसी कोलो फेल का जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम कुछ भी कहो रुस्तम, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकती। मुझे अपने पास रखोगे तो इसी में तुम्हारी भी बेहतरी है, तुम भी महफूज रहोगे। क्या कहना चाहती हो? वो फीके से अंदाज में मुस्कुराई। रुस्तम, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, बार बार तुम्हारी तरफ आऊंगी। मेरी ये बेकरारी तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगी और कोई और भी मेरे कदमों का पीछा करते हुए यहाँ पहुंच जाएगा।